हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम त्यागी। यहाँ पे हमने कल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था ना, क्लास 8 का। कल उस वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड वी स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स एंड हमने यहाँ तक अपना कवर कर लिया था, है ना। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसमें हम जानेंगे कि हम खेती के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उसका क्या काम है और उसका क्या नाम है। फाइन, सो लेट्स बिगिन। Before starting the video, I would request you to please subscribe my channel. If you like my video, then please do like it and share it to your friends so that ये साइंस का चैप्टर थोड़ा आसान हो जाए और इनफैक्ट आगे का साइंस की ये जो हम पूरा कोर्स कवर करेंगे ये भी आसान हो जाए बच्चों को सीखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट बैक टू द चैप्टर। अब हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. हम बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करते हैं मतलब मिट्टी को अच्छे से फर्टिलाइज करना है, हमें उसको सॉफ्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमें कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका नाम होता है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, जिनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज प्लो। प्लो इज लाइक हल, हिंदी में इसको हल कहा जाता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इसका क्या काम होता है हल का? ये सॉइल को तोड़ने के काम आता है, उसके बड़े बड़े जो डले होते हैं उनको छोटा करने में काम आता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, वीड्स रिमूव करता है। वीड्स यानी कि वो पौधे जो अनवांटेड पौधे होते हैं हमारी फसल को जो खराब कर सकते हैं उनको रिमूव करने के ये काम आता है। टर्निंग द सॉइल लाइक मिट्टी को ऊपर नीचे करने के काम आता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स। इसको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक बैल के जोड़े की या हॉर्सेस के जोड़े की या फिर कैमल के जोड़े की। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशर। इसमें जो मेन पार्ट होता है, इसका मेन पार्ट मतलब यूजफुल पार्ट होता है, वो एक ये वाला पोर्शन होता है। ये लोहे का बना हुआ होता है, ट्रायंगल टाइप, वो डिग करता है ज़मीन में जा करके, जिससे मिट्टी को खोदने में मदद मिलती है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। इसका सबसे मेन पार्ट होता है ये वाला लॉग जो वुड का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लो शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक एंड पर एक उसका हैंडल बना हुआ होता है, ये देखिए, और अदर एंड पर अटैच होता है बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। यहाँ पर हैंडल होता है, दूसरे एंड पर एक बीम अटैच होता है। इस बीम को ऐसे अटैच किया जाता है, यहाँ पर बुल की गर्दन आती है, एक बुल यहाँ पे होता है और दूसरा बुल यहाँ पे होता है, और ये जो बीम है ये उन बैलों की गर्दन पर रख दिया जाता है जिससे कि प्लॉ जो है, हमारा हल जो है वो आसानी से चल सके। द इंडिजिनस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली being replaced day by day by iron plows nowadays. इसकी जगह हमने अब धीरे धीरे क्या यूज करना शुरू कर दिया है? आयरन प्लॉ। लोहे का जो हल होता है उसको हमने यूज करना चालू कर दिया। अब हम उस हल के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, इसका नाम है हो। हो बोले तो कुदाल। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ wood or iron. A strong board and a bent plate of iron is fixed to one of its ends. इसको भी देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। This is the figure of the hoe. It works like a blade. It is pulled by animals. ये किसकी मदद से पुल किया जाता है? एनिमल्स की मदद से। फाइन, नेक्स्ट जो टर्म है वो कल्टीवेटर है।
Cultivator is nothing but the modern name of the instrument which is replaced by which has replaced the plow. Okay, हल को जिस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया, ये हमने हल पढ़ा था यहाँ पर, इसकी जगह अब हम क्या यूज़ करने लगे हैं, कल्टीवेटर. कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर विच इज़ अ प्लॉ. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. यहाँ पे हमें एक वहाँ पहले हम क्या यूज़ करते थे इसको चलाने के लिए, प्लॉ को एक बैल का जोड़ा और एक ह्यूमन लगता था, एक इंसान, एक किसान साथ में लगता था. अभी यहाँ पर एक खाली ड्राइवर चाहिए, वो ट्रैक्टर से इसको ड्राइव कर लेगा एंड हमारी जो हल का काम था उसको हम आसानी से कर सकते हैं. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होती है एग्रीकल्चर में, सोइंग. सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. बीजारोपण बोला जाता है इसको, जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है खेती का, क्योंकि जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक हमको फसल कहाँ से मिलेगी. लेकिन अब अगर हम बीज बोने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या चीज़ देखेंगे पहले कि हमारा जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है. नहीं है तो हम अच्छी क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे. तो किसान उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिससे कि अगर वो अच्छा बीज बोएंगे तो उनको अच्छी क्या मिलेगी, फसल मिलेगी. अब सिलेक्शन कैसे होगा उस सीड का, ठीक है, कैसे हम अच्छी फसल का सिलेक्शन कर पाएंगे. क्या करेंगे हम, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर इट वेल, वेट फॉर सम टाइम. एक आप बीकर लेंगे, एक बर्तन लेंगे, में कुछ भी हो सकता है वो, लाइक एक जग ले लीजिए, जग में आधा पानी डालिए और उसमें मुट्ठी भर गेहूं के दाने डाल दीजिए और उनको चला दीजिए. आप देखेंगे कि आपने वो चला दिया. अब आप उसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या उसमें कुछ दाने ऊपर तैर रहे हैं. आर देयर सम सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक. तो जो तैर गए दाने वो जो नीचे बैठे हुए दाने हैं, ठीक है, आप इसे उसमें बीकर में गेहूं भिगाएंगे जब पानी में, तो आप देखेंगे कुछ दाने नीचे बैठ गए, कुछ दाने ऊपर तैर रहे हैं. तो ये क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं जो ये ऊपर दाने तैर गए हैं ये नीचे बैठे हुए दानों से भारी हैं कि हल्के हो सकते हैं. डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. अभी आगे हमें बता रहे हैं कि जो ऊपर तैरने वाले दाने हैं वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो हल्के हो गए. हल्के क्यों हो गए, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं, वो पोषक तत्व, पोषक सीड है ही नहीं, इसलिए वो हॉलो हो गई है. इस वजह से वो पानी के सतह पर तैर रही है. दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. ये एक अच्छा तरीका है किस चीज़ का, अच्छे दानों को, अच्छे बीज को पता लगाने का और उसको सेलेक्ट करने का. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स. बीज को बोने से पहले हमें क्या पता रखना चाहिए, हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बीज बोने की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, या जिस प्रक्रिया से हमें बीज को बोने में हेल्प मिलेगी. फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल टूल. द टूल विच इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स इज शेप्ड लाइक अ funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends burst into the soil and place seeds there. ये एक funnel type इंस्ट्रूमेंट होता है. इसमें एक पाइप अटैच होता है, पाइप के एंड पे एक शार्प एंड्स होते हैं. उन शार्प एंड्स की मदद से वो पाइप जो है अंदर डिग हो जाता है ज़मीन में, और दाने अच्छे से नीचे प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर डेप्थ में जा करके ज़मीन में दब जाते हैं. ठीक है, अभी हम इसको भी रिप्लेस कर दिया कैसे, जैसे हो को कल्टीवेटर ने रिप्लेस कर दिया था ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था. अब इस ट्रेडिशनल टूल को रिप्लेस कर दिया सीड ड्रिल ने. सीड ड्रिल क्या है, नाउ डेज सीड ड्रिल इज बीइंग यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. इसको भी यहाँ पे मैन पावर लग रही है ना, और बैल भी चाहिए हमको. अब उसमें समय बहुत ज़्यादा था बिकॉज ये मैनुअल काम है तो टाइम तो लगेगा. अभी यहाँ पर मशीन आ गई एक गेहूं बोने के लिए.
अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे बराबर एक लिमिटेड अमाउंट में आप यहाँ पे गेहूं डाल दोगे और यहाँ पे सब बराबर बराबर मात्रा में बट जाएंगे गेहूं, एंड प्रॉपर डिस्टेंस पर वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर के ज़मीन के अंदर चले जाएंगे. सो this shows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. इसके थ्रू हम क्या टाइम भी बचा रहे हैं. यूनिफॉर्मली भी हमने बीज बो दिया, अच्छे से प्रॉपर डेप्थ पे चला गया और ऊपर से मिट्टी ने भी उसको ढक दिया, जिससे कि क्या हेल्प मिली हमें कि अब हमारे बीज को पक्षी नहीं चुग पाएंगे. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ कि हमने प्रॉपर डिस्टेंस पर बीज को बो दिया. अब हमारे खेत में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी. ओवर क्राउडिंग क्या होती है बच्चे? ओवर क्राउडिंग इज एक ही जगह पर काफी ज्यादा बीज डल जाता है तो वहां पे बहुत सारे पौधे आ जाते हैं. उससे क्या होता है कि एक भी पौधे को पेनिट्रेट होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाती है सॉइल के अंदर. तो वहां पे क्या फिर क्या हो जाता है जब उसको प्रॉपर स्पेस मिली और जमीन में अच्छे से उसको जगह मिली, अब वो प्लांट को क्या देगा सॉइल. अब इससे प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर मिलेंगे. कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से. At times, a few plants may have to be removed by preventing overcrowding. उस जमाने में जब ये वाला सीड ड्रिल हम यूज करते थे तो जैसे कहीं कहीं पर ज्यादा बीज अगर चले जाते थे जमीन में तो हमें ये ओवरक्राउडिंग बचाने के लिए हाथ से उन पौधों को निकालना पड़ता था. फाइन. Another practice is adding manure and fertilizers. The substances which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ये खाद और ये जो खाद है ये क्या होता है? मैन्योर किस काम आता है? हम खाद को मिट्टी में मिलाएंगे जिससे कि क्या होगा, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बढ़ जाएंगे. ठीक है. वो बढ़ के क्या करेंगे? हमारे किस काम आएंगे? अगर मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ गए, पोषक तत्व बढ़ के हमारी मिट्टी हेल्दी हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो बीज है वो और अच्छा प्लांट प्रोड्यूस करेगा. ओके. सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया. इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स. कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसान ना एक क्रॉप बोया, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप बोया, उसके बाद फिर से एक अगली फसल तैयार कर दी उसी खेत में. फिर मतलब इस तरह से एक के बाद एक जब वो खेत में बीज बोते जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी जमीन को कल्टीवेट करते रहे उसमें से नए नए क्रॉप्स. तो अब क्या होगा? ऐसे करके जो मिट्टी थी ना उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एक एक करके फसल की पैदावार बढ़ाने में इतनी ज्यादा बिजी हो गए कि अब वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे ना वो बन ही नहीं पाए. अब वो बन नहीं पाए तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि फर्स्ट फसल तो बहुत अच्छी हुई, उसके बाद सेकंड फसल किसान ने तुरंत बो दी उसमें, है ना, मिट्टी में. तो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए मिट्टी में तो वो फसल थोड़ी कमजोर यानी कि थोड़ी अनहेल्दी हुई और मात्रा में भी कम हुई. उसके बाद जब उन्होंने फिर से तीसरी फसल बोई तो वो बिल्कुल ही कम हो गई क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो खत्म ही हो गए मिट्टी में से ऑलमोस्ट. सो द कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. इस प्रैक्टिस से क्या होता है? हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है कमजोर हो जाती है. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इससे बचने के लिए हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी में खाद मिला देते हैं. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. अगर मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व नहीं होंगे तो उससे हमारी जो पौध है वो कैसी होगी? वो कमजोर होगी, वो कमजोर पौध पैदा करेगी.
So the manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animals. Farmers dump plants and animals waste in the pits at open places and it allows it to decompose. हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ ना डिकम्पोजिशन. सो खाद कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाया जाता है. ह्यूमंस वेस्ट और एनिमल्स वेस्ट जो होते हैं, प्लांट्स के वेस्ट जो होते हैं, उनको एक बड़े से गड्ढे में, एक खुली जगह में, एक बड़े से गड्ढे में रख दिया जाता है एंड उसको अलाउ किया जाता है किस चीज़ के लिए, जिससे कोई वो डिकम्पोज हो जाए. डिकम्पोज किसके थ्रू होते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके थ्रू ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो कूड़ा करकट होता है उसको हेल्प करते हैं डिकम्पोज होने में. एंड दिस डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज द ऑर्गेनिक मैन्योर. ये जो डिकम्पोज होने के बाद में खाद तैयार हुआ, ये हमें किस काम आता है, ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद. ये ऑर्गेनिक खाद जो होता है वो हमें वर्मी कंपोजिंग में काम, हमने वर्मी कंपोजिंग भी पढ़ी हुई है ना क्लास 6 में, तो वही प्रोसीजर है सेम. इसके थ्रू हमने एक खाद तैयार कर लिया. अब हम इस खाद को मिट्टी में मिलाएंगे. ठीक है, अब मिट्टी में मिलाने से पहले हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे, और वो एक्टिविटी क्या है, आपको मूंग लेनी है और चना लेना है. ठीक है, उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. अब क्या करना है, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और वेसल्स एंड मार्क देम ABC. आप 3 ग्लासेस ले लीजिएगा ये और ग्लासेस में ऐसे मार्क कर दीजिए ABC. अब एक ग्लास में आपने क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग मैन्योर. अभी एक गोबर से खाद तैयार होता है ना. आप एक ग्लास, A नंबर का जो ग्लास है, आपने जिस ग्लास को A मार्क किया हुआ है, उसमें मिट्टी में आप वो वाला खाद डाल दीजिए. ग्लास B में क्या करना है, उतनी ही मिट्टी लेनी है, उसमें आपको यूरिया के कुछ दाने डाल देने हैं और वो अपने B ग्लास में डालना है. अब C ग्लास में आपको मिट्टी डालनी है, उसमें कोई मैन्योर नहीं डालना है. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास. अब तीनों ग्लासेस में बराबर मात्रा में आप पानी डाल दीजिए. एंड इन ईच ग्लास एंड प्लांट सीडलिंग्स इन देम, कीप देम इन सेफ प्लेस फॉर वाटर एंड वाटर देम डेली. अब आप उनमें बीज डाल दीजिए जो आपने भिगाए थे ना, मूंग और चने आपने लिए थे. आप उनको ग्लासेस में तीनों में बराबर मात्रा में डाल दो और अब 7 से 10 दिन के लिए आप इनको छोड़ दीजिए. आप क्या देखेंगे, 7 से 10 दिन बाद आप यहाँ पर आ जाइए. यहाँ पर आप देखेंगे कि A नंबर जो ग्लास था, A मार्क ग्लास, उसमें भी पौधे आ गए हैं. B नंबर में भी पौधे आ गए हैं. C में भी पौधे तो तीनों में आ गए, लेकिन तीनों में हमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है. जी हाँ, हमें फर्क बिल्कुल दिखाई दे रहा है. Did plants in all the glasses grow at the same pace? क्या तीनों ग्लासेस में जो प्लांट्स थे वो एक जैसे लग रहे हैं हमको? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? अब आप ये देख करके बताएंगे कि कौन से ग्लास में ज़्यादा अच्छे से पौधे आए हैं और कौन से ग्लास के पौधे में सबसे अच्छी और फास्ट ग्रोथ हुई है. तो हम देख सकते हैं A और B में प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो कंपैरेटिवली C में बहुत कम थी और इन दोनों में काफ़ी अच्छी हुई है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स which are rich in particular nutrients. How are they different from nature? How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonia sulfate, superphosphate, potash, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसका फॉर्मूला होता है NPK. कुछ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, जो हमें कैसे डिफरेंट होते हैं उस खाद से जो हमने तैयार किया था. क्योंकि ये फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं खाद. कैसे, इस खाद का एग्जाम्पल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर, ये अभी मैंने बताया, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है, अभी हमने ये फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया. अभी इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. और तब तक आप ना पूरे चैप्टर को जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा दिया, आप इसका एक बार रिवीजन करके आएंगे. और आपको कोई डाउट होता है ना बच्चे, तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट.
एंड आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे उसमें भी हेल्प करेंगे. ओके, टिल द टाइम प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you. Have a good day and take good care of yourself. Bye bye.